माध्यम से जैसे हमने आपको बताया था कि वैदिक काल में प्रजातंत्र की जो है 5 श्रेणियां बता दी गई थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि परिवार का प्रमुख जो है वो मुखिया कहलाता था, और कई परिवारों को मिलकर के कुल बनता था, और कुल का मुखिया कुलप कहलाता था। कुल का मुखिया जो है कुलप कहलाता था, और कई कुलों को बना करके ठीक ग्राम बनता था, और ग्राम का मुखिया ग्रामी कहलाता था, और कई गांवों को मिलाकर के जन बनता था। जन का मुखिया राजन कहलाता था। तो इस तरीके से जो हमारे यहाँ ये श्रेणियां चली, और हमने बताया यही जन जो है आगे महाजनपद के रूप में उभरे, और सबसे शक्तिशाली जो जनपद हमारा बना वो हर्यक वंश बना। ठीक, और इस हर्यक वंश से ही जो है, और जो राज्य बना वो बना मगध। तो मगध राज्य में हर्यक वंश पहला राजवंश हुआ, और यहीं से हमारे यहाँ प्रथम बार ऐतिहासिक तौर पर सत्ता का प्रारंभ होता है। ठीक, ऐसे ऐतिहासिक तौर पर सत्ता का प्रारंभ होता है। इसके बारे में हमने आपको बता रखा है, जो हम बैक वीडियो में आपको पहले से बता चुके हैं, या बैक जो है क्लासेस में पहले बता चुके हैं। अब इसमें जो स्थापत्य का कार्य कहा जाता है, या स्थापत्य का जो कार्य आता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक शॉर्टली आपको बता देंगे जो ये बातें हैं, इसके बारे में चर्चा। ठीक, तो इस काल में जो है इस काल में अर्थात शेषनाग व नंद वंश में शिशुनाग व नंद वंश में जो मूर्तियां प्राप्त हुई उनका समय हमने पहले से आपको बता दिया था कि 727 से लगभग 325 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। ऐतिहासिक प्रथम काल था। इस काल में हमने बताया था जो पहली प्रतिमा आपको प्राप्त हुई थी वो सबसे पहले अजातशत्रु की प्रतिमा, जो मथुरा के परखम नामक स्थान से प्राप्त हुई, इसीलिए इसको परखम यक्ष के नाम से जाना जाता है। ये भी हम आपको समझा चुके हैं। ठीक है, जो प्रतिमा मुख्यतः बिल्कुल क्षीण मुद्रा में है, और बहुत से लोगों का मत भी है कि ये किसी यक्ष की मूर्ति रही होगी, लेकिन महाकविभास हुए उनके प्रतिमा नाटकम नामक पुस्तक में प्रथम बार उल्लेख मिला कि जो ये प्राक मौर्य काल के पहले शासक हुआ करते थे, इन शासकों में एक परंपरा चल रही थी कि जो उस समय के शासक ऐतिहासिक तौर पर होंगे, उन शासकों को मुख्यतः जो है अमर्त रूप में देखने के लिए मूर्तियां बनाई जाती थी। तो जो शुरुआती शासक हुआ करते थे उनकी मूर्तियां बनाई जाती थी। इसी के आधार पर कहा गया कि ये अजातशत्रु की प्रतिमा है, और इन मूर्तियों को जहां पर उन्होंने कहा अपने ग्रंथ में बताया कि जहां पर इन मूर्तियों को ठीक है संग्रहित किया जाता होगा, वहां ये प्रतिमाएं जहां पर संग्रहित होती उस स्थान को देवकुल कहा जाता था। ठीक, जहां पर ये प्रतिमाएं संग्रहित होती थी उस स्थान को देवकुल कहा जाता था। ठीक है, देवकुल कहा जाता था। देवकुल कहा जाता था। ठीक, समझ लीजिएगा। तो जो ऐतिहासिक सिस्टम बना हुआ था या ऐतिहासिक चीजें बनी हुई थी, उनके बारे में जो चीजें बताई गई, उसी के आधार पर हमने बताया कि प्राचीन जितना भी धरोहर है, जितना भी प्राचीन अभिलेख मिला हुआ है, उस पे हर विद्वान ने अपना अपना मत बस प्रकट किया है, और मत के आधार पर ही चीजों को बताया गया है।
इससे पहले जैसा कि आपको बृहद स्नानागार है उसके बारे में भी ऐसा ही मत था। कुछ लोग कहते थे कि सामान्य जन लोगों का था, कुछ लोग कहते थे कि स्नानागार का प्रयोग मुख्यतः केवल और केवल ठीक है धार्मिक कर्मकांडों के लिए किया जाता था। तो सेम वही बात यहाँ पर भी, जो प्रतिमाएं मिली वो किसी प्रॉपर जो है व्यक्ति की नहीं, लेकिन उसके बाद जब बहुत शोध किया गया तो ये पाया गया कि इन प्रतिमाओं पर उन राजाओं के छोटे छोटे नाम ही अंकित हुआ करते थे। ठीक है, ऐसा उनको मिला। तो वही हमने बताया कि अजातशत्रु की जो प्रतिमा है इसके बारे में भी ये बताया गया है कि जो है अभी हमने बताया भास माँ का विभास है, उनकी प्रतिमा नाटकम पुस्तक में प्रथम बार बताया गया था कि हाँ इस समय जो जितने भी राजा हुए थे प्राक मौर्यकाल जैसे हर्यक वंश, शैशनाग वंश, नंद वंश, हर्यक वंश का संस्थापक जो है बिंबिसार को माना जाता है। और हर्यक वंश अगर वैसे सामान्य तो कहा जाए कि राजधानी किसकी थी, तो सामान्य राजधानी ये लोकोक्ति या लोकोश्रुति की जो अनुसार ये बताया गया कि मगध की स्थापना जो है महाभारत काल में बृहद्रथ नामक एक व्यक्ति हुआ करता था, उन्होंने महाभारत काल में मगध राज्य की स्थापना की थी। लेकिन जो ऐतिहासिक दायरे में है उसमें मगध साम्राज्य का संस्थापक मुख्यतः ठीक है बिंबिसार को ही माना जाता है। शैशनाग वंश का संस्थापक स्वयं शैशनाग था और नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। संस्थापक जैसा कि मैं पहले से बता चुका हूं। तो इन्हीं राजाओं के काल में अर्थात इन तीनों राजवंशों को मिलाकर के कहीं ना कहीं पर जो है ठीक है प्राक मौर्य की संज्ञा था। प्राक जैसा कि हम आपको बता दें, ये भी ध्यान रखना, जब जहां पर भी आपको प्राक लिखा हो, ठीक, प्राक का मतलब होता है प्रोटो, PROTO, प्रोटो का मतलब होता है किसी भी काल के पहले का काल या आद्य। प्रोटो का मतलब होता है आद्य, ठीक, आद्य मतलब इतिहास, जो इतिहास हम पढ़ने जा रहे हूं उसके पहले का काल। तो इसीलिए प्राक मौर्य काल का मतलब क्या हुआ, ठीक, मतलब मौर्य काल से पहले का काल। तो ये बातें हैं। यहां पर आपको अजातशत्रु की प्रतिमा मिली, इसी के साथ में अजुदयन तथा नंदीवर्धन की प्रतिमाएं मिली, ठीक है अजुदयन तथा नंदीवर्धन की प्रतिमाएं भी मिली थी। और इसी समय आपको जो है मुख्यतः 3 अन्य प्रतिमाएं प्राप्त हुई, जिसमें से एक प्रतिमा बेसनगर नामक स्थान से प्राप्त हुई, ठीक, और बेसनगर की अच्छी के नाम से जानी जाती है और वर्तमान में मथुरा संग्रहालय में ठीक है वर्तमान में जो है ये ठीक मथुरा संग्रहालय में संग्रहित। अब दूसरी प्रतिमा जो आपकी है वो मनसा देवी के नाम से पूजी जाती है, जो मथुरा में ही ठीक है मथुरा में ही जो है मुख्यतः जो ये प्रतिमा है वो मनसा देवी के नाम से पूजी जाती है और मथुरा में ही है वो, ठीक है। तीसरी जो प्रतिमा हमारी है वो पुरुष की प्रतिमा मिली हुई है, ठीक है, जो जिसका सर नहीं है और पैर नहीं है, केवल बीच का धड़ मिला हुआ है और वर्तमान में ये प्रतिमा कलकत्ता संग्रहालय में है, इस बारे में बताया गया था। ठीक, इसके बाद जो आपका प्राक मौर्य काल के अंतर्गत अन्य चीजें आती हैं, जिसमें से आपका गिरिब्रज का ध्वंसावशेष आएगा, जैसा कि वो दिन हमने समझाते समझाते बता दिया था कि ये कहीं ना कहीं पर महाभारत काल में बृहद्रथ की राजधानी हुआ करती थी, उसी को बताया गया कि उसी के ध्वंसावशेष हैं। अपनी माइक ऑफ करें, ठीक, ध्वंसावशेष हैं जो 5 पहाड़ियों के मध्य में स्थित हैं, वैभवगिरी, विपुलगिरी, वराहगिरी, वृषभगिरी और ऋषिगिरी। ठीक, वैभवगिरी पहाड़ी पर सप्तपर्णिक और सोन भंडारकर 2 गुफाएं हैं, ठीक है, सोन भंडारकर 2 गुफाएं हैं और यहां से सबसे पहले जो है सबसे प्राचीनतम ओकदार पैलेस की जो है साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। ठीक, तो ये बातें बताई गई हैं। इसी के अतिरिक्त और भी जो चीजें हैं उसमें ठीक है कौशाम्बी का घोषित राम विहार, जो कौशाम्बी नामक स्थल है, वहां पर घोषित राम नामक व्यापारी ने एक विहार का निर्माण करवाया था। विहार मतलब माइक अपनी ऑफ करें, मैंने बोला है। कौशाम्बी का घोषित राम विहार है, ठीक है। बिहार जैसा कि आपको पता है कि बौद्ध धर्म में 2 परंपराएं थी, एक चैत्य बनाने की और दूसरी जो है बिहार बनाने की। तो 2 परंपराएं थी। तो बिहार का मतलब होता है रहने का स्थान, बिहार का मतलब होता है रहने का स्थान और चैत्य का मतलब होता है पूजा ग्रह या पूजा करने वाला घर। ठीक, तो हमने बताया कि कौशाम्बी का घोषित राम नामक व्यापारी ने घोषित राम विहार बनवाया था। विहार अर्थात भगवान बुद्ध के रहने का स्थान बनवाया था, लेकिन इसी विहार में 24
69 गुणे 24.69 79 ठीक है 69 ठीक जो है का वर्गाकार विशाल स्तूप मिला हुआ है, ठीक है, जो पूजा के योग्य में भी कार्य आता है। ठीक, इसी के साथ में यहाँ पर पिपरहवा का स्तूप के बारे में बताया गया है। तो ये सारी की सारी बातें आपको कहीं ना कहीं पर हम पहले से समझा चुके हैं। चलिए, जैसा कि हमने बता रखा है, ठीक, शैशनाग व आनंद वंश, ठीक, शैशनाग व आनंद वंश में देख लीजिएगा, मूर्तिकला की दृष्टि से यहां से ऐतिहासिक काल का प्रारंभ होता है। जैसा कि हम बता के लाए थे कि भारत में अब तक जो ऐतिहासिक काल की मूर्तियां मिली हुई हैं वे मगध के शैशनाग वंश की कुछ राजाओं की भी हैं। शैशनाग वंश आपको यहाँ कला में शैशनाग ही मिलेगा। हालांकि अगर हम इतिहास में जाएंगे तो अजातशत्रु आपको पता होगा, ठीक है, कि जो है ये हर एक वंश का शासक माना जाता है, लेकिन कला की कहीं पर बुकों में ऐसा मिलता नहीं है, तो इसलिए इसको हम छोड़ दे रहे हैं। ध्यान रखना, उसमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा। ठीक, तथा कुछ अन्य राजाओं के नाम भी उकेरे गए उसी के साथ में। अजातशत्रु या प्रथम यक्ष जो हमने अभी आपको बताया था, नेट में ये कई बार प्रतिमा पूछी गई है। ठीक, नेट में ये कई बार पूछी गई है। शैशनाग वंश की उपलब्ध प्रतिमाओं में से सबसे प्राचीन अजातशत्रु की प्रतिमा है। ठीक, सबसे प्राचीन अजातशत्रु की प्रतिमा है। यदि प्रतिमा विज्ञान में सबसे शुरुआत भारत में माना जाता है तो अजातशत्रु की प्रतिमा ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, सी के आगे नेक्स्ट देखेंगे हम। ठीक, यह महात्मा बुद्ध के समकालीन था। जो अजातशत्रु थे वो महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। ये महात्मा बुद्ध के समकालीन थे, जो लगभग 552 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था। ठीक, यह मूर्ति मथुरा के परखम नामक गांव से मिली है, अतः इसे परखम यक्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक, और वर्तमान में ये कहां पर है तो ध्यान रखना, ये मथुरा संग्रहालय में, मैंने आपको पहले से बोल करके बता रखा है कि वर्तमान में यह मूर्ति मथुरा संग्रहालय में संग्रहित है। ठीक है, संग्रहित है, जिसकी ऊंचाई 9 फीट है। जिसकी ऊंचाई जो है आपकी वो 9 फीट है, ऊंचाई 9 फीट है। ठीक, अगली प्रतिमा जैसा कि अभी हमने आपको पहले से बताया था कि उसी समय ठीक मृत पूर्वजों की हम एक बार बता के आ चुके हैं, समझा चुके हैं। उसी समय मृत पूर्वजों की अर्थात जो पहले के मृत पूर्वज हैं, ये लिख लीजिएगा, मृत पूर्वजों की प्रतिमाएं बनी। ठीक, या बनाने की परंपरा थी। जैसा कि महाकवि भास, अभी देखो हमने बताया था कि महाकवि भास के प्रतिमा नाटकम ग्रंथ से ज्ञात होता है। ठीक है, प्रतिमा नाटकम ग्रंथ से ज्ञात होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा सा इसको देख लेंगे हम। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको हम देख लेंगे। ठीक, इसी के साथ में यहां की मूर्तियां जहां रखी जाती थी या मूर्तियां रखी जाती थी वह स्थान क्या कहलाता था, तो वो भी अभी आपको हमने पहले से बता दिया है कि वह स्थान देवकुल कहलाता था। ठीक है, देवकुल कहलाता था। अन्य मूर्तियां जो हैं वो अजातशत्रु, ठीक, अजातशत्रु की है के पौत्र अजउदयी तथा उसके पुत्र अजातशत्रु। ठीक, ये शत्रु है, ध्यान रखना, अजातशत्रु तथा अजउदयी व उसके पुत्र नंदवर्धन की मूर्तियां पटना के समीप मिली हैं, जो अब कलकत्ता संग्रहालय, जो वर्तमान में क्या नाम है, आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम कलकत्ता, पुरातात्विक संग्रहालय कलकत्ता है। ठीक है, में संग्रहित है। और एक प्रतिमा है लगभग 10वीं सदी से पहले की मानी जाती है, 10वीं 12वीं सदी तक या इससे पहले की मानी जाती है, ये सबका मत है। ठीक, इसी युग की 3 अन्य प्रतिमाएं और मिली हैं, जिसमें से इसी युग की 3 अन्य प्रतिमाएं और मिली हैं, जिसमें से एक स्त्री मूर्ति बेसनगर से प्राप्त हुई है, जिसमें से एक स्त्री मूर्ति बेसनगर से प्राप्त हुई है और जो कलकत्ता संग्रहालय में, ठीक है, जो कलकत्ता संग्रहालय में स्त्री मूर्ति है, जो कहां पर है, कलकत्ता संग्रहालय में है। ठीक है, यह मूर्ति एमपी के ग्वालियर से प्राप्त हुई है। इसकी ऊंचाई 6 फीट 4 इंच है। ठीक, यह मूर्ति एमपी के ग्वालियर से प्राप्त हुई है, उसकी ऊंचाई जो है 6 फीट 4 इंच रही है, 4 इंच रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है,
अगली, अभी जैसा कि मैं आपको पहले से बता चुकी थी कि दूसरी मूर्ति जो है वो मथुरा में मनसा देवी के नाम से, देख लीजिएगा, दूसरी मूर्ति जो है वो मथुरा में मनसा देवी के नाम से, ठीक है, दूसरी मूर्ति मथुरा में मनसा देवी के नाम से, देख लीजिएगा, मनसा देवी के नाम से पूजी जाती है, ठीक है, दूसरी मूर्ति मथुरा में मनसा देवी के नाम से पूजी जाती है। और तीसरी पुरुष मूर्ति है, ठीक है, तीसरी पुरुष मूर्ति है, इसका केवल मस्तक से छाती तक का पार्ट, मतलब ऊपर का टूटा हुआ है, अंश ही मिला है, या भी वर्तमान में मथुरा संग्रहालय में संग्रहित है, ठीक है, या भी वर्तमान में मथुरा संग्रहालय में संग्रहित है, ठीक। इसी काल में जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां भी मिली या बनने लगी थी, ठीक है, बनने लगी थी। अब आता है प्राक मौर्य काल, जैसा कि अभी हम आपको बता चुके थे कि प्राक मौर्य काल भी इसी समय में आता है, ठीक, प्राक मौर्य काल भी इसी समय में आता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है गिरिव्रज के ध्वंसावशेष, केवीएस में आप बैक पेपर में देखेंगे गिरिव्रज के बारे में बताया गया है, क्योंकि ये सबसे शुरुआती जो है हमारे यहाँ स्थापत्य का दायरा रहता है। और गिरिव्रज जानते हो आपको, ठीक है, कि इनकी राजधानी, ठीक है, मगध साम्राज्य में, मगध जो है मगध राज्य स्थापित किया था, उसी में से माना जाता है कि वृहद्रथ की राजधानी हुआ करती थी। तो ये जो राजधानी है वृहद्रथ की, इसमें भी कार्य हुआ है। गिरिव्रज महाभारत काल में बृहद्रथ की राजधानी थी, हमने लिख भी रखा है, ध्यान रखना, ठीक है, गिरिव्रज महाभारत काल में बृहद्रथ, ठीक है, बृहद्रथ की राजधानी थी, जो 5 पहाड़ियों के मध्य, 5 पहाड़ियों के मध्य सुरक्षित है, ध्यान रखना, ठीक है, जो 5 पहाड़ियों के मध्य सुरक्षित है। और ये पूछा भी गया है, ध्यान रखना, आपसे पूछ लेता है इसमें से 5 पहाड़ियों में से जो है कोई ना कोई का नाम आपसे पूछ लेगा कि ये जो है प्राचीनतम पहाड़ियों या जो है गुफाएं कहां पर नहीं। तो सबसे पहली वैभवगिरी, दूसरी विपुलगिरी, तीसरी वराहगिरी, चौथी वृषभगिरी और 5वीं ऋषिगिरी, ठीक है, ऋषिगिरी। राजधानी के चारों ओर पत्थर से बने प्राचीरों, दीवारों की ऊंचाई, राजधानी के चारों ओर पत्थर से बने प्राचीरों, दीवारों की ऊंचाई, ठीक, 12 से 13 फीट तथा इस दीवार को साइक्लोपियन वाल, ध्यान रखना, इसको साइक्लोपियन वाल कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है, साइक्लोपियन वाल, जहां से घिराव है, जिसका घेरा है, ठीक, उस घेरे की वजह से जो है इसको साइक्लोपियन वाल कहता है। प्राचीनतम प्रमाण जैसे भारत में मिले हुए हैं, ऐसा ही हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। नवपाषाण काल के दायरे में, नवपाषाण काल के दायरे में यूरोप महाद्वीप पर, जिसमें सबसे पहले हमने आपको बताया था कि इस तरीके का एक घेरा बनाया जाता था, और वो जो हमारा कहलाया जाता था, ठीक है, या कहलाया, वो आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है, स्टोन हैंज, स्टोन हैंज, ठीक, स्टोन हैंज कहलाया। और ये ध्यान रखना कि स्टोन हैंज भी इसी प्रकार की प्राचीनतम वेधशाला थी, और इसी प्रकार के ऊंचे घेरों के माध्यम से इसको जो है इस तरीके से क्रोमलेक्स, ये पत्थर आपको लगे हुए थे, वर्तुलाकार पत्थर, जिससे संपूर्ण राजधानी घिरा करती थी, ठीक है, क्रोमलेक्स कहलाते थे। तो सेम यही तर्ज अपनाई गई, अपने आप ही जो है चार दीवारी की व्यवस्था पहले से शुरू से ही चली आ रही है, जैसा कि आपको धौलावीरा वगैरह में आपको पता भी है, दुर्ग टीला, नगर टीले तरीके से, और जो है बाहरी आवरण को जो है बांटा गया था। तो वही बात यहाँ पर कह रहा है कि संपूर्ण राजधानी जो है साइक्लोपियन वाल जो है 10 से 12 फीट ऊंची दीवार से घिरा हुआ था, संपूर्ण पहाड़ी, उसे साइक्लोपियन वाल किसने कहा है? तो सर जॉन मार्शल ने कहा, ये ध्यान रखना, सर जॉन मार्शल ने इसको संबोधित किया है साइक्लोपियन वाल के नाम से, ठीक है, साइक्लोपियन वाल के नाम से संबोधित किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है, आगे इसी में कि वैभवगिरी पहाड़ी पर सप्तपर्णिक तथा सोन भंडारकर गुफाएं हैं। सप्तपर्णिक गुफा में 7 कक्ष हैं, सोन भंडारकर गुफा में प्रवेश द्वार, ठीक, ध्यान रखना कि वैभवगिरी पहाड़ी पर सप्तपर्णिक व सोन भंडारकर गुफाएं हैं। सप्तपर्णिक गुफा में 7 कक्ष, ध्यान रखना, 7 कक्ष तथा सोन भंडारकर गुफा में प्रवेश द्वार पर मेहराब है, जिन पर ओपदार पालिश है। इसीलिए कुछ विद्वान इसको संशय में रखते हैं, ये कह देते हैं कि ये जो राजधानी थी इसका निर्माण मौर्य में भी हुआ होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि मौर्य काल की प्रमुख विशेषता ओपदार पॉलिसी है, ठीक है, ओपदार पॉलिसी है, मौर्य काल की प्रमुख विशेषता जो ओपदार पॉलिसी है, ध्यान रखना। इसीलिए बहुत सारे विद्वान इस पे तथ्य देते हैं कि नहीं, ये जो है हमारी
रचनाएं ये कहीं ना कहीं पर मौर्य काल में भी मानी गई हैं। तो मौर्य काल में इसको हो सकता है पूर्ण कराया गया हो, लेकिन फिर भी हम इसकी जो रचना मानेंगे वो प्राक मौर्य काल में ही अधिकतर विद्वानों के अनुसार मानेंगे। तो वो कह रहा है कि जिस पर ओकदार पालिश है, इन गुफाओं को बुद्ध तथा बौद्ध भिक्षुओं, ठीक है, भिक्षु समुदाय के निवास और सभा के लिए अजात शत्रु ने निर्मित करवाया था। ठीक है, अजात शत्रु ने निर्मित करवाया था। और आज बात करता है कि वर्तमान में ये गुफाएं कहां पर हैं, तो ये गुफाएं झारखंड राज्य में स्थित हैं। ठीक है, ये गुफाएं झारखंड राज्य में स्थित हैं, झारखंड राज्य में स्थित हैं। झारखंड चूंकि आपको पता है कि बिहार का ही जो है पार्ट हुआ करता था, लेकिन 2000 के समथिंग जो है इसको काट करके अलग कर दिया गया और बिहार से झारखंड अब अलग है। ठीक, बिहार आपको पता होगा, ठीक है, सो नदी श्राप के रूप में है यहाँ पर, इसीलिए जो है यहाँ पर कोई उपजाऊ चीजें नहीं है और अधिकतर बाढ़ से पीड़ित रहता है। कुछ जो है क्षेत्र इसका विस्तृत था भी, जो विकसित था, वो झारखंड था, वो भी काट के हटा दिया गया। इसलिए जो है बिहार आज भी जो है दरिद्रता से जूझ रहा है, यही कारण एक है। अगली बात करते हैं कौशाम्बी का घोषित राम विहार। ठीक, जैसा कि नाम से है, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में है। घोषित राम नामक व्यापारी ने इसको बनवाया था और बिहार है, मतलब रहने का स्थान है। और उत्तर प्रदेश, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी। ठीक, इस चौकोर वास्तु योजना वाले बिहार का निर्माण गौतम बुद्ध के आवास के लिए घोषित राम नामक व्यापारी ने करवाया था। घोषित राम नामक व्यापारी ने करवाया था। ठीक है, यहां चैत्य का निर्माण भी किया गया है। चैत्य के अंदर, ठीक, पहले से हम कंफर्म करा चुके हैं कि चैत्य के अंदर 24 × 69 × 24 × 69 मीटर का चौकोर योजना वाला विशाल स्तूप है। ठीक, चौकोर योजना वाला विशाल स्तूप है। ठीक है, इसी के लिए इसकी विशेषता भी रही है। नेक्स्ट बात करते हैं लौरिया नंदनगढ़ का शमशान चैत्य। ठीक है, चंपारण जिले बिहार में है। इसका उत्खनन, ठीक है, डॉक्टर ब्लॉक के द्वारा कराया गया था। इसका उत्खनन डॉक्टर ब्लॉक के द्वारा कराया गया था। लौरिया नंदनगढ़ बिहार राज्य के चंपारण जिले में एक गांव है जहां पर शमशान चैत्य के अवशेष तथा अशोक का शिलालेख स्तंभ मिला है। इसमें मयूर आकृति बनी है, ध्यान रखना, इसमें मयूर आकृति बनी है। ठीक, इसमें मयूर आकृति बनी है। ठीक, मयूर आकृति बनी है। नेक्स्ट जो हमारा अंतिम है, ठीक, प्राक मौर्य काल के अंतर्गत, वो है पिपरहवा का स्तूप। ठीक है, पिपरहवा का स्तूप उत्खनन कार्य देख लीजिएगा 1897 में डॉक्टर WC पेप्पे ने कराया था। ठीक है, 1897 ईस्वी में डॉक्टर WC पेप्पे ने कराया था। पिपरहवा स्तूप गौतम बुद्ध के अवशेषों पर बने 8 स्तूपों में से एक है। पिपरहवा का स्तूप गौतम बुद्ध के अवशेषों पर बने 8 स्तूपों में से एक है। कपिलवस्तु नंबर 1, दूसरा वैशाली, तीसरा अलकप, चौथा रामग्राम, पांचवा वैदीपावा, छठा, ठीक है, राजगृह और सातवां कुशीनगर। ठीक है, और कुशीनगर में 2 स्तूप और एक साथ में कुशीनगर में ही प्राप्त हुआ, जिसको हम पिपरहवा नामक स्थान पर अलग से प्राप्त हुआ है, वो कहते हैं। तो टोटल 8 स्तूप है। ठीक है, तो ये जो कपिलवस्तु में, ठीक, के बने स्तूप को के भग्नावशेष उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में पिपरहवा नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये आपका है। ठीक, तो 8वां स्तूप जो इसी समय में बनाया गया है वो आपका जो है ये मिलता है। ठीक, तो इस तरीके से हमारे प्राक मौर्य काल में जो चीजें प्राप्त हुई हैं उनको हम पहले से आपको बता चुके हैं। ठीक, अच्छे से इन्हीं का आपको रिवीजन करना है। इस काल में फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो वैभवगिरी, विपुलगिरी, वराहगिरी, वृषभगिरी और ऋषिगिरी की गुफाएं, अर्थात बराबर की पहाड़ी गुफाएं हैं। अभी तक जो पूछा गया है वो बराबर की पहाड़ी गुफाएं और टिक कर सकते हैं। और दूसरा जो अभी तक पूछा गया है वो पूछा गया है अजातशत्रु या परखम यक्ष की प्रतिमा, जो मथुरा संग्रहालय में है। ये केवीएस में भी पूछी जाएगी, नेट में भी कई बार पूछी गई है और अन्य कई जगहों पर रिपीट है। तो इनको आप कतई नहीं भूलें। एक तो अजातशत्रु या परखम यक्ष की प्रतिमा जो मथुरा संग्रहालय में है, और दूसरी, ठीक है, बराबर की पहाड़ी गुफाएं।
ठीक, तो आज आपका हमने जो है पाठ पूरा किया है प्राक मौर्य काल। ठीक, दूसरा जो है नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक चलेगा वो टॉपिक चलेगा मौर्य काल पर।